सुप्रभात विद्यार्थियों, सानंद होंगे। आज आपको हिंदी विषय में लखनवी अंदाज पाठ का स्वाध्याय करेंगे। इससे पूर्व आपको यशपाल जो इस पाठ के लेखक हैं उनके बारे में जानकारी दे चुके हैं। लखनवी अंदाज में एक नवाब की कहानी है ये, जो अपने इस कहानी में नवाबी ठाट बाट को दर्शाता है। और लेखक भी जिस पैसेंजर ट्रेन में सफ़र करता है उसी ट्रेन में यह नवाब साहब भी यात्रा कर रहे होते हैं। तो इसकी जो कहानी है, एक लखनवी अंदाज, लखनवी नवाब का जो ठाट बाट होता है उस ठाट बाट के अनुरूप झूठी मूठी जो है बनावटीपन नवाबों का जैसा करता है एक व्यक्ति, तो उसका वर्णन इसमें है। लखनवी अंदाज। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन गाड़ी चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। अर्थात पैसेंजर ट्रेन जो है चलने के स्थिति में थी और विसिल लगा रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम कुछ अधिक लगते हैं। ज़्यादा दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के विषय में सोच सकने तथा खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए एक सेकंड क्लास का टिकट ले ही लिया। लेखक अपनी वार्ता लिख रहा है कि भाई मुझे ज़्यादा लंबा सफ़र तो करना नहीं था और प्राकृतिक दृश्य को निहार सकूं और कुछ लिखने के विषय में सोच समझ सकूं, इसलिए आराम से वह सेकंड क्लास के डिब्बे में बैठ गया। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली जानकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गया। यानी लेखक जो था, जैसे गाड़ी चलने वाली थी, दौड़ करके उसे लगा कि सेकंड क्लास का एक डिब्बा खाली पड़ा है, उसमें जाकर के वह चढ़ गया। अनुमान के विपरीत डिब्बा खाली नहीं था। अर्थात जो कि लेखक का अनुमान था कि डिब्बा खाली होगा, लेकिन इत्तेफाक से वह डिब्बा खाली नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सलीके से पालथी मारकर बैठे थे। तो कह रहा है जो बर्थ है उस डिब्बे के बर्थ में एक लखनऊ की नवाब के नस्ल के जैसे, लखनवी नवाब जैसे सफ़ेद पोश, सफ़ेद कपड़े पहने हुए और बड़े पालथी मारकर बैठे थे। सामने दो ताज़े चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा अंदर आ जाने से उन सज्जन को की आँखों में एकांत चिंतन में
विघ्न का संतोष दिखाई दिया। तो लेखक कह रहा है कि वह भी एकांत में बैठकर खीरा खाना चाहते थे, ऐसा लगता है, इसलिए मेरे आने से उनको बाधा महसूस हुई। सोचा कि हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो, या खीरे जैसे अपदार्थ चीज़ का शौक करते देखे जाने में संकोच हो रहा हो, क्योंकि बड़े नवाब हैं इसलिए खीरा खा रहे हैं नवाब जी। तो ऐसा इनको संकोच हुआ, कह रहा है लेखक। नवाब साहब ने संगति के लिए कोई विशेष उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। अर्थात नवाब साहब ने हमारे साथ कोई वार्तालाप भी नहीं की, लेखक कह रहा है, और मैं भी जा कर के सामने बर्थ पर बैठ गया और उनसे नज़रें मैंने चुरा ली, नज़रें हटा ली। थाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है लेखक हमारी। लेखक कह रहा है कल्पनाशील होते ही हैं। नवाब साहब की असुविधा तथा संकोच के कारण का अनुमान लगाने लगे कि आखिर इन्हें क्यों संकोच हुआ। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा करने के अनुमान में सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो। तो ये लेखक अनुमान लग रहा है कि हो सकता है एकांत बैठने के लिए उनने ऐसा किया हो, और अब गंवारा ना हो कि शहर का और कोई सफ़ेद पोश उनको मझले दर्जे में सफ़र करता देखे अकेले सफ़र का समय काटने के लिए ही उन्होंने खीरे खरीदे होंगे, और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरे कैसे खाएं। इन कंखियों से नवाब साहब की तरफ देख रहे थे हम कंखियों से नवाब साहब की तरफ देख रहे थे। लेखक कह रहा, मैं तिरछी नज़रों से नवाब साहब की तरफ देख ही रहा था। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर फरमाते रहे। ओह, नवाब साहब ने अचानक हमें संबोधित किया। आदाब, अर्ज जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे। नवाब साहब का अचानक भाव परिवर्तित अच्छा नहीं लगा। भांप लिया वे शरारत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते थे, इसलिए जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक फरमाइए। तो कह रहा है मेरे से कहा उनने, तो मैंने भी कह दिया आप ही शौक फरमाइए, ठीक है। नवाब साहब ने एक बार फिर एक क्षण खिड़की से बाहर देखकर गौर किया, और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से पानी का लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर करके अच्छी तरह से धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से एक चाकू निकाला, उन्होंने दोनों खीरों के सिरे काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। फिर खीरों को एहतियात से छिलकर, तसल्ली से छिलकर फाँकों को बहुत ही करीने से तौलिए पर सजाए रखे। तो काटा उनको और उनको फिर तौलिए पर सजाए गए। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका अच्छी तरह जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक तथा पीसी हुई लाल मिर्ची की पुड़िया भी तुरंत हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत सलीके से खीरे की फाँकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। उनकी हर भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से यह स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना मात्र से प्लावित हो रहा था। अर्थात उनका मन खीरा खाने को था, है मुँह में रस
भर रहा था उनके खीरे को देख के, नमक मिर्च लगा के। हम कंखियों से देखकर सोच रहे थे कि मियाँ रईस बनते हैं, किंतु लोगों की नज़रों में बच सकने के ख्याल में अब अपनी असलियत पर उतर ही आए। अब उनको लगा कि भाई इतने नवाब, बड़े नवाब साहब हैं, खीरा खा रहे हैं ये कहेंगे करके, इसलिए मियाँ जी जो है कुछ रहीसीपन का नाटक वहाँ पर कर रहे हैं। नवाब साहब ने एक बार फिर हमारी ओर देख लिया। वल्लाह शौक़ तो फरमाइए, लखनऊ का वालम खीरा है। फिर से उन्होंने कहा कि लीजिए, लखनऊ का वालम खीरा है। हम नमक मिर्च छिड़के हुए ताज़े खीरे की पनियाती फाँकें देखकर, पतली पतली फाँकों को देखकर मुंह में पानी तो ज़रूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे, इसलिए आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। सो उत्तर दिया, शुक्रिया, धन्यवाद। इस वक्त बिल्कुल भी तलब महसूस नहीं हो रही है। मैदा भी ज़रा कमज़ोर है, मैदा आमाशय भी ज़रा कमज़ोर है, किबला सौफ फरमाइए। नवाब साहब ने तब सत्रष्ट आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाँकों को देखा। खिड़की के बाहर देखकर एक दीर्घ श्वास लिया, लंबी सांस ली। खीरे की एक पतली फाँक उठाकर होंठों तक ले गए और उसे सूंघा। स्वाद के आनंद में पलकें तक मुद गई, अर्थात बंद हो गई। मुंह में भर आए पानी का घूंट भी गले से उतर गया। तभी नवाब साहब ने फाँक को खिड़की से बाहर फेंक दिया। नवाब साहब एक एक करके खीरे की फाँकों को नाक के पास ले जाकर वासना से, सुगंध से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। नवाब साहब ने खीरे की सारी फाँकों को खिड़की से बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए तथा गर्व से गुलाबी आँखों से हमारी ओर देखा, मानो कह रहे हों कि यह है खानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब खीरे काटने की तैयारी तथा इस्तेमाल से थक कर लेट गए। जो उन्होंने खीरे काटने की तैयारी की या फिर उसका खीरे का प्रयोग किया, हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह उनकी ख़ानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। तस्लीम माने सम्मान में, तस्लीम सम्मान में, ठीक है। हमें तस्लीम में सिर खम कर, हमें तस्लीम सिर रख करके और तहजीब से, तहजीब का मतलब शिष्टता से, नजाकत हम सोच रहे थे कि खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध तथा स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म नफीस यानी बढ़िया, नफीस छोटा, नसीब माने बढ़िया, अथवा एब्स्ट्रैक्ट तरीका तो एब्स्ट्रैक्ट में अमूर्त या जिसका कोई भौतिक अस्तित्व न हो ज़रूर कहा जा सकता है, किंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? उदर माने पेट, ऐसे तो पेट नहीं भर सकता। नवाब साहब की तरफ से भरे पेट के ऊंची डकार लेने का शब्द सुनाई दिया तथा नवाब साहब ने हमारी
और देखकर कह दिया, खीरा लजीज तो होता है, खीरा लजीज तो होता है, किंतु होता है शकील नामुराद, मैदे पर बड़ा बोझ डाल देता है। शकील माने आसानी से न बचने वाला, अपाच्य, किंतु होता शकील है, कह रहा है नामुराद मैदे पर अर्थात आमाशय पर बड़ा बोझ डाल देता है, कहने का अर्थ है। तुरंत ज्ञान चक्षु खुल गए, चक्षु आँखें हैं, ज्ञान की आँखें, और पहचाना ये हैं नई कहानी के लेखक। जब खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना मात्र से ही पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो फिर बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की मात्र इच्छा से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। तो इस प्रकार से जो नवाब साहब का झूठ मूठ का बड़प्पन का जो वहाँ पर उन्होंने दिखाया अपना, तो इससे व्यंग्यात्मक रूप में यशपाल ने कहा कि भाई, तो निश्चित रूप से जो है बिना विचार, बिना घटना, बिना पात्रों के कहानी भी तो लिखी जा सकती है। केवल लेखक जो है मात्र इच्छा करे अपनी और नई कहानी लिख डाले। जिस प्रकार से जो है केवल सुगंध से, खीरे की सुगंध से नवाब साहब दर्शा रहे हैं कि उनका जो है पेट भर गया है और वह उसकी सुगंध से ही खीरा खाया करते हैं। लखनऊ के जो नवाब होते हैं, इस प्रकार से उनका रहन सहन होता है, ये उन्होंने दर्शाया इस पाठ में। तो इस पाठ को एक बार और पढ़ लेंगे और इससे संबंधित शब्दार्थों को देख पाठ के शब्दार्थ इस प्रकार से हैं। नए पृष्ठ से इसको करना है आपने। लखनवी अंदाज पाठ का नाम है और इससे संबंधित जो इसके शब्दार्थ हैं, इनको सुंदर लेख में लिख लेंगे। यद्यपि मूल्यांकन की दृष्टि से ये पाठ उतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी पाठ्यक्रम में है तो इसे पढ़ाना और लिखाना भी आवश्यक है। इसलिए नए पेज से इसको आरंभ करेंगे। जहाँ आपने कार्य किया है उसी के नीचे से लिख सकते हैं। इससे पहले लेखक के बारे में जो लिखा है उसके नीचे से शब्दार्थ हेडिंग डाल के और लखनवी अंदाज लिख करके इसके नीचे से इसको सुंदर लेख में लिख लेना है। और इसमें थोड़ा उर्दू के शब्द हैं, इन्हें ठीक से याद भी कर लेंगे, शब्दबोध हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। धन्यवाद। शेष जानकारी कल देते हैं।